डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए ज्यामिति और क्षेत्रमिति जिसके 4 पार्ट दिया जा चुका है, आज पार्ट 5 करेंगे। ये सारे सवाल जो रेलवे ग्रुप डी में 2018 में आए हुए थे और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका हल जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? ये आपका 20/9/2018 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो कहने का मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हमने मान लिया है, ठीक है ना, और इसका कोण ए जो है समकोण है। तो हमने कोण त्रिभुज का जो एबीसी एक समकोण है, तो मतलब ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और बीसी कर्ण हुआ। हम जानते हैं कि कर्ण के अगर मध्य बिंदु से कोई रेखा उसके सामने की एंगल्स के साथ शीर्ष कोण के साथ मिलाया जाए तो वो लंब होगा। फिर से बोलता हूं कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण ये बीसी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होता है और कर्ण के हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस के मध्य बिंदु से अगर उसके सम्मुख कोण को मिलाया जाता है तो वो भुजा जो है, मतलब मध्य बिंदु ये है, इससे अगर ए से अगर मैं कोई रेखा मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आपका लंब होगा। ये यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह से ये दो ए बी सी त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुज में बदल डालेगा। अर्थात हमें किस भुजा को समद्विभाजित करना है? हमें बीसी भुजा या कर्ण को समद्विभाजित करना है। तो इसके लिए इसका उत्तर बीसी हुआ। तो इसमें एक ही पॉइंट जानना जरूरी था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उसके कर्ण के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा जो है वो कर्ण पर लंब होता है, और चूंकि लंब हो जाता है तो नेचुरली ये समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज के अंदर में विभाजित हो जाएगा। आशा करता हूं कि इसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी एक सीधी रेखा है। अब देखो, सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी सीधी रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसका मान क्या होता है? 180 डिग्री। अब बोलता है एंगल ए ओ सी 67 डिग्री है। तो चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर जो कोण है 180 डिग्री है, और इसके ऊपर हमने एक रेखा जैसे यहां पे डाला हुआ है, तो इसका मान बोला गया है 67 डिग्री। अब देखिए, इसके ऊपर तो 180 डिग्री का कोण था, तो इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान जो होगा वो होगा 180 माइनस 67 डिग्री बराबर क्या हुआ? 113 डिग्री। अब होता है एंगल बीओसी, मतलब ये बीओसी मतलब इस 113 डिग्री को दो भाग में बांटना है। तो हमने एक समद्विभाजक रेखा डाल दिया और 113 को दो भाग में बांटेंगे तो 56.5 डिग्री होगा। तो मतलब ये कोण भी 56.5 डिग्री है, ये कोण भी 56.5 डिग्री है, जिसे हमने ऐसे लिख डाला। तो हमें पूछा है कि बीओडी मतलब ये कोण का माप क्या होगा? तो हमें तो जवाब मिल गया है कि ये 56.5 डिग्री होगा। तो आशा करता हूं कि ये देखिए सवाल काफी आसान था। ये भी 20/9/2018 के शिफ्ट 3 मतलब उसी सवाल में ये भी आया हुआ था।
अब अगले सवाल पे आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है। न्यून कोण किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण बोला जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण न्यून कोण है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमने त्रिभुज को बना लिया है, ठीक है ना। ये इसकी 90 डिग्री है, ये कोण 58 डिग्री है। तो चलिए इसको 90 डिग्री लिख दिया। तो हमारा ये कोण क्या होगा? क्योंकि किसी त्रिभुज का तीन कोण मिला के 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज का तीन कोण 180 डिग्री होता है, उससे हमें 90 डिग्री और 58 डिग्री को घटाना है तो बराबर ये 32 डिग्री होगा। इसका मतलब इस कोण का मान जो है ये 32 डिग्री होगा। कितना आसान है ना। ये आपका 20/9/2018 के शिफ्ट 3 में, थर्ड शिफ्ट में ये सवाल आया था और ये काफी ही आसान सवाल था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज 2 सेंटीमीटर 2/√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या क्या होगा? देखिए हमने परिवृत्त के ऊपर ग्रुप डी में लगभग हर 2-3 शिफ्ट को छोड़ के एक शिफ्ट में जरूर सवाल आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम एक क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जो इसकी परिवृत्त है, ठीक है ना। परिवृत्त अगर है, अब देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण होगी, तो ये तो 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसको 2√3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इस भुजा का माप, इस भुजा का माप 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इस भुजा का माप 4 सेंटीमीटर होगा। अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो इसकी मध्य बिंदु 2 सेंटीमीटर पे होगा और यही इसका क्या होगा, त्रिज्या का होगा। तो मतलब इसको केंद्र मानकर इस बिंदु को, ठीक है ना, तो इसकी मध्य बिंदु है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि ये इसकी मध्य बिंदु है और इसी को केंद्र मानकर ये वृत्त की निर्माण किया होगा। तो कहने का मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो त्रिज्या का मान हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर और हमें बोल रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमारे पास देखो खाली ये त्रिभुज की जो मान का क्या होगा, इसको मैं 2√3 यहां भी लिख सकता था या यहां भी लिख सकता था, 2 को भी यहां लिख सकता था मैं, लेकिन बड़ी भुजा 4 होगी ये तो निश्चित है क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण अगर है इसका मध्य बिंदु जो है ये 2 सेंटीमीटर का होगा और ये कर्ण का मध्य बिंदु जो है इस परिवृत्त का केंद्र होगा। तो मतलब ये आपका त्रिज्या बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की आपका सॉरी इस वृत्त का ये त्रिज्या बना। हमें खाली ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि अगर वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए हमें याद रखना है किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का तो पाई रह गया, ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 4 होगा। इस तरह से 4 पाई सेंटीमीटर जो है ये इसका उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप अच्छी तरह समझ गए हैं। देखिए ये शिफ्ट 2 का सवाल था, ये भी 20/9/2018 को ही आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल पहले मैं बोल देता हूं कि इसकी कोई आपका क्या कहते हैं लघु कथा शॉर्ट में संभव नहीं है। इसके लिए आपको ये लंबे चौड़े कैलकुलेशन में जाना होगा और ये आपका देखिए 20 तारीख को 2018 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। बोला है कि घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब देखो भैया
पहले मान लेते हैं घन का जो कोण था x था, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तो x प्लस 4 हो गया। तो हम प्रश्न से ये जैसे हमें बोलता है कि देखो यहां पर जो है घन का पहला था x प्लस 4, ये 4 सेंटीमीटर बढ़ाने से पहले नहीं बाद में, और पहले था x। घन का आयतन क्या होता है, x का क्यूब, इसलिए x क्यूब हुआ, और x प्लस 4 3 जब 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। अब देखो यहां पर a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब मतलब x का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे b क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर है कि 3a स्क्वायर, तो ये देखो 3 और x का है x स्क्वायर हुआ, प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर, फिर क्या हुआ कि 3b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर 3 ले लिया गया, ये तो 3a स्क्वायर हो गया है, ठीक है। फिर आपका हुआ 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी, सॉरी ये 3a स्क्वायर बी, मैं बोलने में लटपटा जा रहा हूं, ये 3a स्क्वायर बी है। तो यहां पर देखो a की वैल्यू जो है x है, b की वैल्यू b है, तो 3a स्क्वायर इंटू 4, ये 3a स्क्वायर बी हुआ, और ये 3ab स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 3ab स्क्वायर जब होगा तो ये 3 हो गया, ये a हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, और आपका ये 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर ये हुआ, और 16 तिया 48 एक्स ये हुआ, और 988 से 64 माइनस होगा तो 924 ये हुआ, ये बराबर 0 हुआ। अब देखिए इसमें से जो है 12 को हमें कॉमन निकालना है, तो देखो 12 को कॉमन अगर निकालते हैं तो ये 12 कॉमन निकला, ये एक्स स्क्वायर हुआ, 12 चौके 48, ये 4x हुआ, 12 को अगर 77 से 924 को अगर 12 से भाग देते हो तो 77 हुआ, और ये 0/12 हो गया, ठीक है ना। 12 को जो कॉमन लिए हो ये बराबर 0 हो गया। अब ये 77 का जो है आप जानते हो ये क्या हुआ, ये गुणनखंड है, मतलब इसे गुणनखंड विधि में इसको तोड़ना है, तो उसके लिए क्या है कि 77 का हम गुणन एलसीएम निकालते हैं, तो 77 की जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 11 सते 77। अब देखो प्लस 4x था, तो 11x माइनस 7x क्या करेंगे तो क्या होगा 4x हो गया, और माइनस 77 को यहां ये कर दिए, आप जरूर गुणनखंड विधि को जानते हो, तो ये आपका निकला क्या, यहां पर थोड़ा बना देता हूं इसको मैं, ये आपका यहां पर आपने x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 11, ठीक है ना, x प्लस 11, और यहां इसको बंद कर दिया, और 7x और 77 में माइनस 7 आपने ले लिया, ठीक है ना। यहां पर भी x प्लस 11 हो गया, अब देखो इसमें जो है, इसमें x प्लस 11 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 11 को हमने फिर से बाहर निकाल दिया। देखिए ये आपको जानना है, अगर इसकी कोई शॉर्टकट की आप आशा करते हैं तो भूल जाइए, और इसे x माइनस 7 लिखा, और ये बराबर 0 है,
तो देखो कोई भी संख्या का गुणनफल अगर 0 होता है, इसका मतलब ये 0 है, ये बराबर 0 है, नहीं तो ये बराबर 0 है। अब देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं, अगर x प्लस 11 बराबर मैं 0 बोलता हूं, या तो ये इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, क्योंकि 0 से कोई संख्या को गुणा करेंगे तभी 0 हो संभव है। अगर x प्लस 11 जो, अगर मैं x प्लस 11 को 0 मान लेता हूं, ठीक है ना, x प्लस 11 को मैंने 0 मान लिया, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर -11 होगा। अब देखो ये क्या है, x है क्या चीज, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसने बोला था कि एक घन है, तो हम इसको घन माप बनाते हैं। चलिए ये तो घन है ना। अब घन का एक भुजा जो है, ये घन है, मैं पकड़ लेता हूं, इस घन की एक भुजा का मान x बोला गया है। तो देखो x का मान कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकता है ना, तो ये गलत है, x बराबर -11 नहीं हो सकता है, ये असंभव है। तो फिर हम क्या पकड़ते हैं, x -7 बराबर 0 मान सकते हैं। तो मतलब है कि x -7 बराबर 0 था, तो x का मान क्या निकल जाता है, x का मान जो है 7 निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये x जो मान हमने लिया था ये 7 था, ठीक है ना। तो मतलब ये 7 सेंटीमीटर जो है, यही इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इसे आप संपूर्ण रूप से सही तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर इसकी कोई शॉर्टकट के तलाश में है, तो आपको क्या कहते हैं, यह होना होगा, क्या कहते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। जितने भी उल्टे सीधे शॉर्टकट्स हैं वो आपको उल्टे प्रॉब्लम्स में डालते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल जो है वो है एक त्रिभुज का आधार। ध्यान दीजिए शब्द जो लिखा हुआ है, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्र वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का पांचवा हिस्सा है। मतलब त्रिभुज का आधार जो है समानांतर चतुर्भुज के आधार का पांचवा हिस्सा है। तो चलिए इसका पहले हम ड्राइंग्स तो बना लें। हम तो ये देखने की कोशिश करें कि ये बोल क्या रहा है, तो हम पहले ये बना लिया। तो कहने का मतलब देखो कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज और ये समानांतर चतुर्भुज है। अब बोलता है त्रिभुज का आधार समानांतर चतुर्भुज के आधार का पांचवा हिस्सा है। मतलब त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज के आधार को अगर मैं x मान लेता हूं, इस समानांतर चतुर्भुज का आधार 5x होगा। तभी तो मैं बोल सकता हूं ना, समानांतर चतुर्भुज के आधार का पांचवा हिस्सा मतलब 5x का पांचवा हिस्सा x होगा, जो त्रिभुज का आधार होगा। तो हमें ये चीज जो है, ये देखिए ये शिफ्ट 2 में आया हुआ है, वही 20 तारीख की ही है, ये 20 तारीख की शिफ्ट 2 में ये सवाल आया हुआ था। तो आप अगर बोलते हैं कि इस थोड़े ये कठिन सवाल है, कठिन नहीं है भैया, इस सवाल को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर में। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हमने क्या किया, देखो 5x गुने h है, ये 5x है, ये 5x गुने h है, ये 5x है। इसे आप समझो, चलो मैं इसको एक बार ठीक से लिख देता हूं। ये 5x है मेरे भाई, ठीक है ना, दिस वन इज ए 5x।
तो 5x गुने h है, ये 5x गुने h है। ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2x। ये क्या है? आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब इसका अनुपात पूछा है, ठीक है ना। अब देखो, त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समानांतर बराबर क्षेत्र वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। अब हम सीधे अनुपात में चले जाते हैं। तो अनुपात जब हम करते हैं दोनों का क्षेत्रफल का, तो अनुपात क्या होता है? इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 5x इंटू h है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुने x इंटू h है। अब देखो, हम इस x के साथ इस x को काट दिया, और नेचुरली ये चूंकि बटे में है, ये यहां गुना हो जाएगा 5 के साथ। कहने का मतलब है कि जरा मैं यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 5x h यही था ना, बटे 1/2 x और h था। तो देखो, h कट गया, x कट गया, और ये 2 जो है ऊपर जाके गुना हो जाएगा, इसलिए ये भी h देखो कट गया, इस h के साथ कट गया। ये 2 आके यहां पर 5 के साथ गुना हो गया, तो बराबर 10:1 हो गया। यही इसका जो है उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि ये आप एकदम सही समझ चुके होंगे। और अभी तक देखिए, इसके 2 और मैं क्या कहते हैं भाग करने वाला हूं। उसके बाद जो है मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो मेंसुरेशन का जैसे 7 भाग में मैंने देखा है कि मेंसुरेशन के मोटा मोटी सारे सवाल हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर एक भाग और बढ़ेगा, तो 8 भाग में क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाता है। मतलब 40-50 सवाल को आप पकड़ के चलते हो, तो क्षेत्रमिति में आप ऐसा पकड़ सकते हो कि ग्रुप डी के जो भी सवाल आपको आने वाले हैं, उसे आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपने मुझे क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, या बेल बटन को नहीं दबाया है, तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि अवश्य इसे करें, जिससे कि आपका संपर्क मुझसे सदा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।